नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीएस भाई गुंजन में। दोस्तों, आज हम लोग केवीएस पीजीटी 2022 जो कि डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम अभी हाल ही में आयोजित हुआ है, जिसमें केवीएस पीजीटी भूगोल में 120 प्रश्न पूछे गए, जो कि ऑनलाइन मोड में अभी आयोजित हुआ है। आज हम लोग उसी के 120 प्रश्न फाइनल आयोग के आंसर की पर आधारित विस्तार पूर्वक देखेंगे, जिनसे आप लोग आगामी जो 16 से 20 फरवरी के मध्य केवीएस पीजीटी भूगोल का एग्ज़ाम आयोजित होना है, उसमें आप लोगों को काफ़ी सहायता मिलेगी। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नगरीय भूगोल मानव भूगोल की किस शाखा की उपशाखा है? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला आर्थिक भूगोल, दूसरा सांस्कृतिक भूगोल, तीसरा अधिवास भूगोल, चौथा जनसंख्या भूगोल। तो इस प्रश्न का सभी लोग उत्तर जानते हैं कि नगरीय भूगोल अधिवास भूगोल की प्रमुख उपशाखा है, यानी पहले प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 आयोग ने सही उत्तर माना है। इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, भूगोल की निम्नलिखित शाखाओं में से कौन सी भौतिक भूगोल के अंतर्गत आती है? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला जनसंख्या भूगोल, दूसरा पादप भूगोल, तीसरा कृषि भूगोल, चौथा आर्थिक भूगोल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 पादप भूगोल भौतिक भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है। इसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, भूगोल का उद्देश्य धरातल की क्षेत्रीय विभिन्नता का वर्णन और व्याख्या करना है। भूगोल की यह परिभाषा निम्नलिखित में से किसने दिया? 4 विकल्प हैं। पहला रिचर्ड हार्टसोन, दूसरा ग्रिफिथ टेलर, तीसरा विडाल डी लवलास, चौथा अल्फ्रेड हेटनर। तो क्षेत्रीय विभिन्नता की संकल्पना सभी लोग जानते हैं कि रिचर्ड हार्टसोन महोदय ने दिया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 रिचर्ड हार्टसोन को आयोग ने सही माना है। इसके बाद चौथा प्रश्न देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति की व्याख्या करने के लिए निहारिका परिकल्पना को निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला चैम्बरलिन, दूसरा जेम्स जीन्स, तीसरा एडविन हब्बल, चौथा लाप्लास। तो सभी लोग जानते हैं निहारिका परिकल्पना को लाप्लास महोदय ने दिया है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 लाप्लास आयोग ने सही माना है। इसके बाद पांचवा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भीतरी ग्रह या आंतरिक ग्रह कहा जाता है? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला बृहस्पति, दूसरा शनि, तीसरा मंगल, चौथा यूरेनस। तो सभी लोग जानते हैं कि मंगल को भीतरी या आंतरिक ग्रह कहा जाता है। इसके बाद छठा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कालों में से कौन सा समुद्रों की आयु दर्शाता है? इसमें पहला विकल्प है 3.2 अरब वर्ष पूर्व, दूसरा 3.4 अरब वर्ष पूर्व, तीसरा 4 अरब वर्ष पूर्व, चौथा 2.4 अरब वर्ष पूर्व। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 यानी 3.4 अरब वर्ष पूर्व को आयोग ने सही माना है। इसके बाद सातवां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अधिकतम गहरा प्रावेदन किया गया है? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला आर्कटिक महासागर में कोला, दूसरा फिनलैंड की खाड़ी में तालिन, तीसरा बाल्टिक सागर में स्टॉकहोम, चौथा बोथनिया की खाड़ी में वासा। इस 7 नंबर के प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 आयोग ने आर्कटिक महासागर में कोला को सही माना है। इसके बाद 8वां महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, भूकंप के अधिकेंद्र से निम्नलिखित कोणों में किस अंतराल के बीच पी तरंगों का छाया क्षेत्र होता है? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला 80 डिग्री से 135 डिग्री, दूसरा 105 से 145 डिग्री, तीसरा 105 डिग्री से 165 डिग्री, चौथा 160 डिग्री से 158 डिग्री। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 आयोग ने सही माना है कि 105 डिग्री से 145 डिग्री के मध्य पी तरंगों का छाया क्षेत्र होता है। इसके बाद
9वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लारेशिया का हिस्सा था? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला अफ्रीका, दूसरा यूरोप, तीसरा भारत, चौथा ऑस्ट्रेलिया। तो सभी लोग जानते हैं कि लारेंसिया का हिस्सा यूरोप था, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आयोग ने सही माना है। इसके बाद 10वां महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, पूर्वी प्रशांत महासागर में ईस्टर द्वीप के निकट सबसे ज़्यादा प्लेट की गति निम्नलिखित में से किसके बराबर है? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला 2.5 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष से कम, दूसरा 15 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष, तीसरा 10 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष, चौथा 7 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 2.5 सेंटीमीटर से प्रतिवर्ष से कम को आयोग ने सही माना है। इसके बाद 11वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंगे पृथ्वी की क्रोट से गुजरती हैं? इसमें 4 विकल्प है। पहला यल तरंगे, दूसरा धरातलीय तरंगे, तीसरा यस तरंगे, चौथा पी तरंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 पी तरंगे आयोग ने सही माना है। इसके बाद 12वां प्रश्न देखिए, डायनासोर की विलुप्ति निम्नलिखित में से किस भूवैज्ञानिक कल्प से संबंधित है? इसमें 4 विकल्प है। पहला जुरासिक, दूसरा क्रिटेशियस, तीसरा ट्रियासिक, चौथा डियोनियन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 क्रिटेशियस आयोग ने सही माना है। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाओं का समूह अनाच्छादन में सम्मिलित है? इसमें पहला विकल्प है अपर्दन एवं ज्वालामुखीता, दूसरा केवल अपर्दन एवं बृहत संचरण, तीसरा बृहत संचरण और पटल विरूपण, चौथा अपक्षय अपर्दन, बृहत संचरण और परिवहन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 अपक्षय अपर्दन, बृहत संचरण और परिवहन को आयोग ने सही माना है। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न देखिए, मृदा निर्माण के निम्नलिखित कारकों में कौन सा सबसे सक्रिय कारक है? इसमें 4 विकल्प है। पहला मूल पदार्थ या शैल, दूसरा उच्चावच, तीसरा जलवायु, चौथा कालवत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 आयोग ने सही माना है, मूल पदार्थ एवं शैल। इसके बाद 15 नंबर प्रश्न देखिए, शुष्क चक्र के समापन के साथ निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है? इसमें 4 विकल्प है। पहला पेडिप्लेन, दूसरा पेनिप्लेन, तीसरा पेडिमेंट, चौथा पेनप्लेन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 पेडिप्लेन आयोग ने सही माना है। इसके बाद 16 नंबर प्रश्न देखिए, नदी मार्ग के निम्नलिखित विभागों में किसमें स्थलाकृतियों का उच्चावच ज़्यादा होता है? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा ऊपरी मैदान, तीसरा मध्य मैदान, चौथा निम्न मैदान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 निम्न मैदान को आयोग ने सही माना है। इसके बाद 17 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मापनी भूकंप झटकों से हुई प्रत्यक्ष हानि द्वारा निर्धारित की जाती है? इसमें 4 विकल्प है। पहला वर्नियर मापनी, दूसरा मोहो मापनी, तीसरा मर्केली मापनी, चौथा तुलनात्मक मापनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 मर्केली मापनी को आयोग ने सही माना है। इसके बाद 18 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है? इसमें पहला विकल्प है गोलरन, दूसरा स्टिग्माइट, तीसरा युवाला, चौथा विलेरन। तो सभी लोग जानते हैं कि स्टिग्माइट प्रमुख निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है जो कास्ट या चूना प्रदेश द्वारा निर्मित होती है। इसके बाद 19 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः नदियों के मुहानों के सम्मुख बनता है? इसमें पहला ऑप्शन है पुलिन, दूसरा ब्रुक, तीसरा रोधरोधिका, चौथा स्पीड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 रोधरोधिका जो कि नदियों के मुहानों के सम्मुख बनता है आयोग ने सही माना है। इसके बाद 20 नंबर प्रश्न देखिए, वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से किसमें बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है? इसमें 4 विकल्प है। पहला बहिर्मंडल, दूसरा तापमंडल, तीसरा समतापमंडल, चौथा मध्यमंडल। तो इस 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 मध्यमंडल आयोग ने सही माना है। इसके बाद 21 नंबर प्रश्न देखिए, परावैंगनी किरणों का अवशोषण निम्नलिखित में से किस गैस द्वारा किया जाता है? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला ऑक्सीजन, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ओजोन, चौथा हाइड्रोजन।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर सभी लोग जानते हैं कि ओजोन द्वारा परावैंगनी किरणों का अवशोषण किया जाता है। इसके बाद 22 नंबर प्रश्न देखिए, भूसतह पर प्राप्त होने वाला सूर्यातप निम्नलिखित में से किस अंतराल के बीच होता है? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला 10 से 308 प्रति वर्ग मीटर, दूसरा 70 से 320 वाट प्रति वर्ग मीटर, तीसरा 170 से 1320 वाट प्रति वर्ग मीटर, चौथा 100 से 875 वाट प्रति वर्ग मीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 70 से 320 वाट प्रति वर्ग मीटर आयोग ने सही माना है। इसके बाद 23 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सौर विकिरण का कौन सा प्रतिशत पृथ्वी की सतह या वायुमंडल को बगैर गर्म किए अंतरिक्ष में परावर्तित कर दिया जाता है? यह प्रश्न एल्बिडो से संबंधित है। इसमें 4 विकल्प हैं। पहला 17%, दूसरा 27%, तीसरा 35%, चौथा 48%। तो सभी लोग जानते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 35% सही होगा। इसके बाद 24 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला देशांतर, दूसरा अक्षांश, तीसरा ऊंचाई, चौथी समुद्री धाराएं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर सभी लोग जानते हैं कि देशांतर तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता, यानी ऑप्शन नंबर 1 आयोग ने देशांतर को सही माना है। इसके बाद 25 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किया जाता है? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला थर्मामीटर, दूसरा रोटामीटर, तीसरा बैरोमीटर, चौथा प्लानीमीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है, यही सही है। इसके बाद 26 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित अक्षांशों में किस पर कोलियालिस बल अनुपस्थित रहता है? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला ध्रुवों पर, दूसरा 66.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांशों पर, तीसरा 23.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांशों पर, चौथा भूमध्य रेखा पर। तो सभी लोग जानते हैं कि कोलियालिस बल विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर अनुपस्थित पाया जाता है। इसके बाद 27 नंबर प्रश्न देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात को पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में निम्नलिखित में से किसके द्वारा जाना जाता है? मित्रों, यह प्रश्न यूपी पीजीटी 2021 में भी पूछा गया था। इसमें पहला विकल्प है हरिकेन, दूसरा विली, तीसरा टाइफून, चौथा टॉर्नेडो। तो सभी लोग जानते हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को विली नाम से जाना जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 विली आयोग ने सही माना है। इसके बाद 28 नंबर प्रश्न देखिए, मेघ के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा अधिकतम ऊंचाई पर बनता है? इसमें 4 विकल्प है। पहला पच्छाद मेघ, दूसरा वर्षा मेघ, तीसरा स्तरी मेघ, चौथा कपासी मेघ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर सभी लोग जानते हैं कि सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला मेघ पच्छाद मेघ होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आयोग ने सही माना है, पच्छाद मेघ अधिकतम ऊंचाई पर बनता है। इसके बाद 29 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इसमें 4 विकल्प है। पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा ओजोन। 29 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 ओजोन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यही आयोग ने सही माना है। इसके बाद 30 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसके ऊपर जल की गहराई न्यूनतम होती है? इसमें 4 विकल्प है। पहला महाद्वीपीय शेल्फ, दूसरा महाद्वीपीय ढाल, तीसरा गहरे समुद्र का मैदान, चौथा महासागरीय गर्त। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 आयोग ने सही माना है, महाद्वीपीय शेल्फ। इसके बाद 31 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म समुद्री जलधारा है? इसमें 4 विकल्प है। पहला पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा, दूसरा बेंगुला धारा, तीसरा हम्बोल्ट धारा, चौथा अगुलहास धारा। तो सभी लोग जानते हैं कि इसमें पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा, बेंगुला धारा और हम्बोल्ट धारा ये तीनों ठंडी जल धाराएँ हैं, बाकी अगुलहास गर्म जल धारा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 आयोग ने सही माना है, अगुलहास
समुद्री गर्म जलधारा। इसके बाद 32 नंबर प्रश्न देखिए, एक घास भूमि परतंत्र में सर्वाधिक संख्या निम्नलिखित में से किसकी होती है? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला उत्पादक, दूसरा शाकाहारी, तीसरा मांसाहारी, चौथा सर्वाहारी। तो सभी लोग जानते हैं कि सर्वाधिक संख्या उत्पादकों की होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आयोग ने उत्पादक को सही माना। इसके बाद 33 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजातियों की श्रेणी उनके संरक्षण के उद्देश्य से नहीं है? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला संकटापन्न प्रजातियां, दूसरा उपलब्ध प्रजातियां, तीसरा सुभेद प्रजातियां, चौथा दुर्लभ प्रजातियां। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 सुभेद प्रजातियां आयोग। इसके बाद 34 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित देशांतरों में किसको भारत का मानक देशांतर चयनित किया गया है? इसमें 4 विकल्प है। पहला 81.5 डिग्री पूर्व, दूसरा 82 डिग्री पूर्व, तीसरा 82.5 डिग्री पूर्व, चौथा 83 डिग्री पूर्व। तो सभी लोग जानते हैं कि भारत का मानक देशांतर 82.5 डिग्री पूर्व को माना गया है, जो कि 5 राज्यों से होकर गुजरता है। इसके बाद 35 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित लंबाइयों में से कौन सी पश्चिम से पूर्व की ओर बृहत हिमालय श्रृंखला के लिए दर्शाता है? इसमें 4 विकल्प है। पहला 2650 किलोमीटर, दूसरा 2980 किलोमीटर, तीसरा 2500 किलोमीटर, चौथा 1525 किलोमीटर। तो मित्रों, पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय की लंबाई को लेकर काफ़ी विद्वानों में मतभेद रहा है। कहीं कहीं 2525 मिलता है, कहीं कहीं 2500। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 आयोग ने सही माना है, 2500 किलोमीटर। इसके बाद 36 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है? मित्रों, यह प्रश्न यूपी टीएसटी 2021 में पूछा गया था। इसमें पहला ऑप्शन है दोदा बेट्टा, दूसरा बाबुलमाला, तीसरा माखूर, चौथा अनाईमुड़ी। तो सभी लोग जानते हैं प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। इसके बाद 37 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी कच्छ के रण में जा मिलती है? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला साबरमती, दूसरा लूनी, तीसरा माही, चौथा बेतवा। तो सभी लोग जानते हैं कि लूनी नदी कच्छ के रण में जाकर मिल जाती है, इसलिए 37 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 आयोग ने सही माना है। इसके बाद पूरब की ओर बहने वाली सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला गोदावरी, दूसरा महानदी, तीसरा कावेरी, चौथा कृष्णा। तो सभी लोग जानते हैं कि पूरब की ओर बहने वाली सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी है, इसलिए 38 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 गोदावरी आयोग ने सही माना है। इसके बाद निम्नलिखित स्थानों में कहाँ पर सर्वाधिक तापांतर होता है? इसमें पहला विकल्प है जैसलमेर, दूसरा इलाहाबाद, तीसरा कोलकाता, चौथा गुवाहाटी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 जैसलमेर को आयोग ने सही माना है। इसके बाद 40 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित तिथियों में कौन सी केरल तट पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून के आगमन को दर्शाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें 4 विकल्प हैं। पहला 1 जून, दूसरा 15 जून, तीसरा 1 जुलाई, चौथा 15 जुलाई। तो सभी लोग जानते हैं कि भारत में केरल के तट पर दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन 1 जून को माना जाता है, इसलिए 40 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 आयोग ने सही माना है। इसके बाद वार्षिक वर्षा की प्रवृत्तिता निम्नलिखित भारत के किस राज्य में सर्वाधिक है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों। इसमें 4 विकल्प है। पहला केरल, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा राजस्थान, चौथा बिहार। तो वार्षिक वर्षा की प्रवृत्तिता भारत में सबसे ज़्यादा राजस्थान में पाई जाती है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 आयोग ने राजस्थान को सही माना है। इसके बाद 42 नंबर प्रश्न देखिए, यह भी अभी यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया प्रश्न है कि आम्रवर्षा निम्न में से किस राज्य में सामान्य है? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला पश्चिम बंगाल एवं असम, दूसरा उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़,
तीसरा महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश, चौथा कर्नाटक एवं केरल। तो आम्रवर्षा सभी लोग जानते हैं कि कर्नाटक एवं केरल में सामान्य रूप से पाया जाता है, इसलिए 42 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 कर्नाटक एवं केरल सही होगा। इसके बाद 43 नंबर प्रश्न देखिए, भारत के निम्नलिखित भागों में से किसमें अधिकतम वर्षा प्राप्त होती है। इसमें 4 विकल्प हैं, पहला उत्तरी भाग, दूसरा मध्य भाग, तीसरा पूर्वी भाग, चौथा उत्तर पूर्वी भाग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 उत्तर पूर्वी भाग, जिसमें मेघालय में ही गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं जो कि अधिकतम वर्षा कराने में सहायक हैं। इस 43 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 आयोग ने सही माना है। इसके बाद 44 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सी वृक्ष प्रजाति उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें 4 विकल्प हैं, पहला एबनी, दूसरा अमलतास, तीसरा रोजवुड, चौथा महोगनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 आयोग ने अमलतास को सही माना है। इसके बाद 45 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में निम्नलिखित वार्षिक वर्षा प्राप्त करने वाले किस वर्ग में नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसमें 4 विकल्प हैं, पहला 75 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर, दूसरा 200 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर, तीसरा 100 से 200 सेंटीमीटर, चौथा 125 से 225 सेंटीमीटर। तो इस 45 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 100 से 200 सेंटीमीटर आयोग ने सही माना है। इसके बाद 46 नंबर प्रश्न देखिए, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में जनजातीय जिलों का हिस्सा लगभग कितने प्रतिशत है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पहला विकल्प है 7%, दूसरा 33.63%, तीसरा 10%, चौथा 59.61%। तो इस 46 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 7% भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में जनजातीय जिलों का हिस्सा पाया जाता है, जो कि आयोग ने सही माना है। इसके बाद 47 नंबर प्रश्न देखिए, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2018-19 के अनुसार भारत में जीवमंडल निचय की कुल संख्या निम्न में से कौन सी है। इसमें 4 विकल्प हैं, पहला 12, दूसरा 14, तीसरा 16, चौथा 18। तो सभी लोग जानते हैं कि भारत में जीवमंडल निचय की कुल संख्या वर्तमान समय में 18 है, इसलिए 47 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 आयोग ने सही माना है। इसके बाद 48 नंबर प्रश्न देखिए, गंगा के मैदानी भाग में निम्नलिखित में से कौन सा पुराना जलोढ़क है। इसमें 4 विकल्प हैं, पहला भांगर है, दूसरा खादर है, तीसरा तराई है, चौथा बाबर है। तो सभी लोग जानते हैं कि पुरानी जलोढ़ मृदा को ही भांगर मृदा कहा जाता है, इसलिए 48 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 आयोग ने सही माना है। इसके बाद 49 नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार निम्नलिखित में से किस मृदा का भारत में सबसे बड़ा क्षेत्र है। इसमें 4 विकल्प हैं, पहला एल्फीसोल्स, दूसरा एंटीसोल्स, तीसरा इंसेप्टिसोल्स, चौथा वर्टिसोल्स। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 इंसेप्टिसोल आयोग ने सही माना है। इसके बाद 50 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित मृदाओं में से कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वोत्तम है। इसमें 4 विकल्प हैं, पहला लेटराइट मृदाएं, दूसरा वन मृदाएं, तीसरा जलोढ़ मृदाएं, चौथा काली मृदाएं। तो मित्रों, कपास की खेती के लिए काली मृदा सबसे सर्वोत्तम मृदा है, जो कि महाराष्ट्र एवं गुजरात भारत में पाई जाती है, इसलिए 50 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 आयोग ने सही माना है, काली मृदा। इसके बाद 51 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा अपरदन को कम करने का उपाय नहीं है। इसमें 4 विकल्प हैं, पहला समोच्च रेखीय मेड़बंदी, दूसरा पशुचारण, तीसरा नियमित वानिकी, चौथा मिश्रित खेती। तो सभी लोग जानते हैं कि पशुचारण मृदा अपरदन को कम करने का उपाय नहीं है, बल्कि बढ़ाने का, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 आयोग ने सही माना है। इसके बाद 52 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित वर्गों में से सूखा आयदा किसके अंतर्गत आता है।
इसमें 4 विकल्प हैं। पहला वायुमंडलीय, दूसरा जलीय, तीसरा जैविक, चौथा भौमिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 आयोग ने सही माना है, भौमिक। 53 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा चक्रवात आपदा से सर्वाधिक प्रभावित है? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला तेलंगाना, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा उड़ीसा, चौथा झारखंड। तो सभी लोग जानते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा चक्रवात से प्रभावित राज्य उड़ीसा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आयोग ने सही माना है। इसके बाद 54 नंबर प्रश्न देखिए, क्या उच्च विकसित होती हुई प्रौद्योगिकी के द्वारा प्राकृतिक आपदा से मानव क्षति को पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है? निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। इसमें 4 विकल्प हैं। पहला, हाँ, मानव क्षति को उच्च तकनीक द्वारा पूरी से नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरा, नहीं, मानव क्षति को आंशिक रूप से नियंत्रित कर सकते हैं। तीसरा, कोई भी प्रौद्योगिकी मानव क्षति को नियंत्रित नहीं कर सकती। चौथा, मानव क्षति को नियंत्रित करने में कोई सक्षम नहीं है। इस 54 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 आयोग ने सही माना है कि नहीं, मानव क्षति को आंशिक रूप से नियंत्रित कर सकते हैं। इसके बाद 55 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा भूस्खलन और भूकंप दोनों से ही सर्वाधिक प्रभावित है? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला हरियाणा, दूसरा दिल्ली, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा उत्तराखंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर सभी लोग जानते हैं कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जो भूस्खलन और भूकंप दोनों से हमेशा प्रभावित रहता है, इसलिए इस 55 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 उत्तराखंड को आयोग ने सही माना है। इसके बाद 56 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित वर्षों में किसमें आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया गया? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला 2000, दूसरा 2003, तीसरा 2005, चौथा 2007। तो सभी लोग जानते हैं कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में पारित किया गया, इसलिए 56 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 2005 आयोग ने सही माना है। इसके बाद 57 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित मानचित्रों में से किस पर सर्वाधिक विस्तृत ब्यौरा उपलब्ध होता है? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला एटलस मानचित्र, दूसरा भित्ति मानचित्र, तीसरा स्थलाकृति मानचित्र, चौथा भूसंपत्ति मानचित्र। तो इस 57 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 आयोग ने भूसंपत्ति मानचित्र को सही माना है। इसके बाद 58 नंबर प्रश्न देखिए, प्राचीन भारतीय विद्वानों ने पूरे विश्व को निम्नलिखित कितने द्वीपों में विभाजित किया? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला 7, दूसरा 6, तीसरा 5, चौथा 4। तो इस प्रश्न का सभी लोग सही उत्तर जानते हैं कि प्राचीन भारतीय विद्वानों ने विश्व को 7 द्वीपों में विभाजित किया। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 7 आयोग ने सही माना है। इसके बाद 59 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित मानचित्रों में कौन सा सांस्कृतिक मानचित्र वर्ग का है? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला उच्चावच मानचित्र, दूसरा राजनीतिक मानचित्र, तीसरा जलवायु मानचित्र, चौथा मृदा मानचित्र। तो इस 59 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 राजनीति मानचित्र सांस्कृतिक मानचित्र वर्ग का है, इसी को आयोग ने सही माना है। इसके बाद 60 नंबर प्रश्न देखिए, एक मानचित्र पर दूरी निकालने के लिए निम्नलिखित उपकरणों में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला प्लेनीमीटर, दूसरा माइक्रोमीटर, तीसरा रोटामीटर, चौथा बैरोमीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 को यानी प्लानीमीटर को आयोग ने सही माना है। इसके बाद 61 नंबर प्रश्न देखिए, सामान्यतया निम्नलिखित मापनियों में कौन सा स्थलाकृतिक मानचित्र पर नहीं दर्शाया जाता है? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला कथनात्मक मापनी, दूसरा निरूपक भिन्न, तीसरा आलेखी मापनी, चौथा विकर्ण मापनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 निरूपक भिन्न को आयोग ने सही माना है। इसके बाद 62 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित अक्षांशों में कौन सा बृहत वृत्त है? इसमें 4 विकल्प है। पहला 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, दूसरा 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तीसरा
23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, चौथा 0 डिग्री अक्षांश। तो सभी लोग जानते हैं कि बृहद वृत्त 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा को ही कहा जाता है। इसलिए 62 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 0 डिग्री अक्षांश आयोग ने सही माना है। इसके बाद 63 नंबर प्रश्न देखिए, पृथ्वी के घूर्णन के कारण 1 घंटे में सूर्य कितने डिग्री देशांतर को पार करता है? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला 10 डिग्री, दूसरा 12 डिग्री, तीसरा 15 डिग्री, चौथा 18 डिग्री। तो सभी लोग जानते हैं कि 1 घंटे में सूर्य 15 डिग्री देशांतर पार करता है, यानी 63 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 15 डिग्री आयोग ने सही माना है। इसके बाद 64 नंबर प्रश्न देखिए, भूमध्य रेखा पर 2 देशांतरों यानी 1 डिग्री का विस्तार के बीच की दूरी निम्नलिखित में से किसके बराबर है? इसमें 4 विकल्प है। पहला लगभग 109.3 किलोमीटर, दूसरा लगभग 110.3 किलोमीटर, चौथा तीसरा लगभग 111.3 किलोमीटर, चौथा लगभग 112.3 किलोमीटर। मित्रों, यह प्रश्न यूपी टीजीटी 2021 में भी पूछा गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 लगभग 111.3 किलोमीटर 2 देशांतरों के बीच की दूरी होती है। इसी को आयोग ने सही माना है। इसके बाद 65 नंबर प्रश्न देखिए, किसी भी देश की समय की गणना के लिए मानक देशांतर के चयन हेतु निम्नलिखित मानदंडों में से किसे चुना जाता है? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला 5 से विभाज्य, दूसरा 7.5 से विभाज्य, तीसरा 10 से विभाज्य, चौथा 12.5 से विभाज्य। तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने दिया नहीं है, इसमें स्टार लगा है। आप लोग भी इसको देख लीजिए, इसमें क्या सही होगा। बाद में फाइनल आंसर की आएगी तो हम अपने इस वीडियो में कमेंट करके आपको बता देंगे। इसके बाद 66 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेप समुद्र मार्गों पर नौ संचालन के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? इसमें 4 विकल्प है। पहला मर्केटर, दूसरा एक मानक अक्षांश वाला शंकु प्रक्षेप, दूसरा तीसरा बेलनाकार समक्षेत्रफल प्रक्षेप, चौथा 2 मानक अक्षांश रेखाओं वाला शंकु प्रक्षेप। तो सभी लोग जानते हैं कि नौ संचालन के लिए मर्केटर प्रक्षेप का उपयोग किया जाता है, यानी 66 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 आयोग ने मर्केटर प्रक्षेप को सही माना है। इसके बाद 67 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित स्थलाकृतिक मानचित्रों में किस पर सर्वाधिक ब्यौरा दर्शाया जाता है? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला 15x15 मानचित्र, दूसरा 30x30, तीसरा 1 डिग्री इंटू 1 डिग्री मानचित्र और चौथा 4 डिग्री इंटू 4 डिग्री मानचित्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 4 डिग्री इंटू 4 डिग्री आयोग ने सही माना है। इसके बाद 68 नंबर प्रश्न देखिए, 2 या अधिक समोच्च रेखाएं मानचित्र पर आपस में निम्नलिखित में से किस भूआकृति में परस्पर मिल जाती हैं? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला पर्वत स्कंद, दूसरा वी आकार की घाटी, तीसरा यू आकार की घाटी, चौथा जलप्रपात। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 यू आकार की घाटी को आयोग ने सही माना है। इसके बाद 69 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस वायव फोटोग्राफों में कैमरा अक्ष धरातलीय तल को स्पर्श नहीं करेगा? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला ऊर्ध्वाकार फोटोग्राफ, दूसरा क्षैतिज फोटोग्राफ, तीसरा अल्पतिर्यक फोटोग्राफ, चौथा अतितिर्यक फोटोग्राफ। तो मित्रों, इस प्रश्न को आयोग ने स्टार लगाकर छोड़ दिया है। इसमें हो सकता हो 2 ऑप्शन सही हो, इसको भी बाद में जब फाइनल आंसर की आएगी तो हम वीडियो में कमेंट करके बता देंगे। इसके बाद 70 नंबर प्रश्न देखिए, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के निम्नलिखित में से किस बैंड की तरंग दैर्घ्य मात्राएं न्यूनतम है? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला लाल, दूसरा हरा, तीसरा बैगनी, चौथा अवरक्त। तो इस 70 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 आयोग ने
बैगनी को सही माना है। इसके बाद 71 नंबर प्रश्न देखिए, उत्तरी गोलार्ध में स्टीवेंसन स्कीन के दरवाजे की दिशा निम्नलिखित में से कौन सी होती है? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला उत्तर, दूसरा दक्षिण, तीसरा पूर्व, चौथा पश्चिम। इस प्रश्न को भी आयोग ने स्टार लगाकर छोड़ दिया है। इसका भी जब फाइनल आंसर की आएगी तो हम आपको बताएंगे। उसके बाद 72 नंबर प्रश्न देखिए, मानव भूगोल के निम्नलिखित उपागमों में से कौन सा न्यूनतम है? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला स्थानिक संगठन, दूसरा क्षेत्रीय विभेदन, तीसरा उत्तर आधुनिकवाद, चौथा प्रादेशिक विश्लेषण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 उत्तर आधुनिकवाद को आयोग ने सही माना है। इसके बाद 73 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित विधियों में से किसके द्वारा जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि की गणना की जाती है? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला जन्म, ऋण, मृत्यु, धन, प्रवास, दूसरा जन्म, ऋण, मृत्यु, ऋण, आप्रवास, धन, उत्प्रवास, तीसरा जन्म, धन, मृत्यु, ऋण, आप्रवास, धन, उत्प्रवास, चौथा विकल्प है जन्म, ऋण, मृत्यु, धन, आप्रवास, ऋण, उत्प्रवास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 जन्म, ऋण, मृत्यु, धन, आप्रवास, ऋण, उत्प्रवास को आयोग ने सही माना है। इसके बाद 74 नंबर प्रश्न देखिए, प्रौद्योगिकी के विकास में निम्न में से कौन सा नूतनतम है? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला सफाई और चिकित्सा, दूसरा सूचना और कंप्यूटर, तीसरा परिवहन, चौथा औद्योगिक। तो इस 74 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 आयोग ने सही माना है कि सूचना और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के विकास में नूतनतम है। इसके बाद 75 नंबर प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का संबंध निम्नलिखित मानव विकास के किस उपागम से है? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला कल्याण उपागम, दूसरा आय उपागम, तीसरा आधारभूत आवश्यकता उपागम, चौथा क्षमता उपागम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 आधारभूत आवश्यकता उपागम को आयोग ने सही माना है। इसके बाद 76 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसको स्वर्ण कॉलर श्रमिक कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह भी NBS PGT में भी पूछा गया था। इसमें 4 विकल्प हैं। पहला द्वितीयक श्रमिक, दूसरा पंचम श्रमिक, तीसरा चतुर्थ श्रमिक, चौथा तृतीयक श्रमिक। तो सभी लोग जानते हैं कि स्वर्ण कॉलर क्राइम यानी पंचम श्रमिक को कहा जाता है। इस यानी 76 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 आयोग ने सही माना है। इसके बाद 77 नंबर प्रश्न देखिए, कर्तन एवं दहन कृषि को मध्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किसके द्वारा जाना जाता है? इसमें 4 विकल्प है। पहला मिल्पा, दूसरा झूमी, तीसरा लदांग, चौथा रोका। तो सभी लोग जानते हैं कर्तन एवं दहन मिल्पा को मध्य अमेरिका में कहा जाता है। यह प्रमुख स्थानांतरण कृषि है। यानी 77 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 आयोग ने सही माना है। इसके बाद 78 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसको ट्रक कृषि के नाम से जाना जाता है? इसमें 4 विकल्प हैं। मित्रों, ट्रक फार्मिंग कृषि UP PGT 2021 में भी पूछा गया था, जो कि USA में बहुत ही फेमस है। इसमें 4 विकल्प हैं। पहला अंगूर की कृषि, दूसरा मुर्गी पालन, तीसरा पशुपालन, चौथा सब्जी की कृषि। तो सभी लोग जानते हैं कि ट्रक फार्मिंग सब्जी की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। यानी 78 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 सब्जी की कृषि को आयोग ने सही माना है। इसके बाद 79 नंबर प्रश्न देखिए, चीनी उद्योग की स्थापना निम्नलिखित में से कहाँ पर होती है? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला बाजार के पास, दूसरा कच्चे माल के पास, तीसरा श्रम आपूर्ति के पास, चौथा शक्ति स्रोत के पास। तो सभी लोग जानते हैं कि चीनी उद्योग मुख्य रूप से कच्चे माल पर आधारित उद्योग है। यानी चीनी उद्योग को स्थापित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में गन्ने की आवश्यकता होती है। इसलिए इस 79 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 कच्चे माल के पास आयोग ने सही माना।
इसके बाद 80 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पंचम क्रियाकलाप है। इसमें 4 विकल्प है। पहला नीति निर्धारक, दूसरा बैंकिंग, तीसरा रेल सेवाएं, चौथा फुटकर व्यापारी। तो इस 80 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 नीति निर्धारक आयोग ने सही माना है। इसके बाद 81 नंबर प्रश्न देखिए, रोजगार के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सबसे बड़ा तृतीयक क्रियाकलाप है। इसमें 4 विकल्प हैं। पहला रेल सेवाएं, दूसरा दूरसंचार, तीसरा पर्यटन, चौथा थोक व्यापारी। तो मित्रों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर पर्यटन होगा, जिसको आयोग ने भी सही माना है। 81 नंबर प्रश्न कि विश्व का सबसे बड़ा तृतीयक क्रियाकलाप पर्यटन को कहा जाता है, यानी 81 का ऑप्शन नंबर 3 आयोग ने सही माना है। 82 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेप प्रकाश के स्रोत की स्थिति पर आधारित नहीं है। इसमें 4 विकल्प हैं। पहला नोमुनिक, दूसरा त्रिविम, तीसरा शंकु, चौथा लंबकोणीय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर शंकु होगा। 82 का ऑप्शन नंबर 3 आयोग ने सही माना है। इसके बाद 83 नंबर प्रश्न देखिए, पार साइबेरियन रेल मार्ग निम्नलिखित किन 2 छोरों के बीच चलती है। मित्रों, अभी NBS PGT में भी पार ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग से प्रश्न पूछा गया था, जो कि अभी KVS डिपार्टमेंटल का एग्ज़ाम हम लोग PGT हल कर रहे हैं। इसमें भी देखिए वही प्रश्न हूबहू पूछा गया है कि पार ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग निम्नलिखित किन 2 छोरों के बीच चलती है। इसमें 4 विकल्प हैं। पहला सेंट पीटर्सबर्ग और चीता, दूसरा सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्टॉक, तीसरा मॉस्को व चीता, चौथा मॉस्को व व्लादिवोस्टॉक। तो सभी लोग जानते हैं कि पार साइबेरियन रेल मार्ग सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्टॉक के मध्य चलती है, यानी कि 83 का ऑप्शन नंबर 2 आयोग ने सही माना है। इसके बाद काफ़ी रिपीटेड प्रश्न, जो कि लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। 84 नंबर देखिए, पनामा नहर निम्नलिखित किन 2 जलखंडों को जोड़ती है। इसमें 4 विकल्प हैं। पहला भूमध्य सागर तथा हिंद महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर और कैरिबियन सागर, तीसरा पनामा की खाड़ी और मैक्सिको की खाड़ी, चौथा अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। तो सभी लोग जानते हैं कि पनामा नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ती है, यानी 84 का ऑप्शन नंबर 4 आयोग ने सही माना है। इसके बाद 85 नंबर प्रश्न देखिए, ग्रेट ब्रिटेन में निम्नलिखित में से किस वर्ष दास व्यापार समाप्त कर दिया। इसमें 4 विकल्प हैं। पहला 1805, दूसरा 1807, तीसरा 1810, चौथा 1812। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 1807 आयोग ने सही माना है। इसके बाद 86 नंबर प्रश्न देखिए, विश्व व्यापार संगठन WTO का अस्तित्व निम्नलिखित में से किस वर्ष में आया। इसमें 4 विकल्प हैं। पहला 1995, दूसरा 1996, तीसरा 1997, चौथा 1998। तो सभी लोग जानते हैं कि WTO की स्थापना 1995 में की गई, यानी 86 का ऑप्शन नंबर 1 आयोग ने सही माना है। उसके बाद यूरोपीय संघ का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। इसमें 4 विकल्प हैं। पहला मिन्स्क, दूसरा जकार्ता, तीसरा ब्रुसेल्स, चौथा वियना। तो सभी लोग जानते हैं यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर 3 आयोग ने सही माना है। इसके बाद 88 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वायुपत्तन है। इसमें 4 विकल्प हैं। पहला पिरेयस, दूसरा कोलकाता, तीसरा मैनचेस्टर, चौथा मेम्फिस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 आयोग ने सही माना है। इसके बाद 89 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित नगरों में से किसका अर्थ नवीन पुष्प है। इसमें 4 विकल्प हैं। पहला डार एस सलाम, दूसरा सेंट डेनिस, तीसरा साओ टोम, चौथा अदिस अबाबा। तो मित्रों, नवीन पुष्प की संज्ञा अदिस अबाबा को दी गई है, इसलिए 89 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 आयोग ने
अदीस अबाबा को सही माना है। इसके बाद 90 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की नगरीय रणनीति की प्राथमिकता नहीं है? इसमें 4 विकल्प है। पहला, नगरीय निर्धनों के लिए आश्रय स्थल में वृद्धि। दूसरा, युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था। तीसरा, वायु प्रदूषण को कम करना। चौथा, शिक्षा और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2, आयोग ने युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था को सही माना है। इसके बाद 91 नंबर प्रश्न देखिए, यह भारत की जनगणना से पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग जनगणना तैयार करने के लिए परीक्षावाणी, जो कि एस.के. ओझा सर की बुक आती है, उसको फॉलो कर सकते हैं, जनसंख्या एवं नगरीकरण। इसमें देखिए, भारत में पहली जनगणना निम्नलिखित वर्षों में किसमें हुई थी? 4 विकल्प हैं। पहला 1862, दूसरा 1872, तीसरा 1881, चौथा 1891। तो सभी लोग जानते हैं कि भारत में पहली बार जनगणना 1872 लॉर्ड मेयो के शासनकाल में शुरू हुई, यानी कि 91 प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2, आयोग ने सही माना है। इसके बाद 92 नंबर प्रश्न देखिए, कायिक यानी फिजियोलॉजिकल घनत्व की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? यह भी रिपीटेड प्रश्न है। यह भी अभी 15 दिसंबर 2022 को आयोजित नवोदय विद्यालय प्रवक्ता में पूछा गया था। इसमें 4 विकल्प है। पहला, कुल जनसंख्या बटे निवल कृषि क्षेत्र। दूसरा, कुल जनसंख्या बटे सकल कृषि क्षेत्र। तीसरा, कुल जनसंख्या बटे कुल भौगोलिक क्षेत्र। चौथा, कुल जनसंख्या बटे कुल भौगोलिक क्षेत्र व अनावरण को छोड़कर। तो सभी लोग जानते हैं कि कायिक घनत्व का सूत्र कुल जनसंख्या बटे निवल कृषि क्षेत्र होता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 आयोग ने सही माना है। इसके बाद 93 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में जनसंख्या वृद्धि की पहली अवस्था की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? इसमें 4 विकल्प है। पहला, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। दूसरा, उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। तीसरा, निम्न मृत्यु दर और निम्न जन्म दर। चौथा, निम्न जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। तो सभी लोग जानते हैं कि भारत में जनसंख्या वृद्धि की पहली अवस्था उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर थी, यानी 93 का ऑप्शन नंबर 1 आयोग ने सही माना है। इसके बाद 94 नंबर प्रश्न देखिए, आधुनिक भारतीय भाषाओं के निम्नलिखित परिवारों में से किसे बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या है? इसमें 4 विकल्प है। पहला, ऑस्ट्रिक। दूसरा, द्रविड़। तीसरा, भारतीय यूरोपीय। चौथा, चीनी तिब्बती। तो इस 94 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 चीनी तिब्बती को आयोग ने सही माना है। इसके बाद 95 नंबर प्रश्न देखिए, 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार लोगों की संख्या के संदर्भ में तीसरे स्थान पर निम्नलिखित धार्मिक समूहों में से कौन सा है? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला, ईसाई। दूसरा, हिंदू। तीसरा, मुस्लिम। चौथा, सिख। तो इस 95 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 ईसाई को आयोग ने सही माना है। इसके बाद 96 नंबर प्रश्न, भारत में प्रवास के लिए कारणों की जानकारी को निम्नलिखित जनगणना वर्षों में से किसमें सम्मिलित किया गया? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला, 1951। दूसरा, 1971। तीसरा, 1981। चौथा, 1991। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 1971 को आयोग ने सही माना। इसके बाद 97 नंबर प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत की कुल साक्षरता की दर सही है? मित्रों, यह प्रश्न अभी हाल ही में यूपी में आयोजित जूनियर सुपर टेट में यह प्रश्न पूछा गया था। इसके बाद देखिए, KVS PGT जो कि ऑफिशियल एग्ज़ाम हुआ है, उसमें भी पूछा है। इसमें 4 विकल्प है। पहला, 67.04%। दूसरा, 69.04%। तीसरा, 71.04%। चौथा, 74.04%। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 74.04% आयोग ने सही माना है।
इसके बाद 98 नंबर प्रश्न देखिए, आवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट निम्नलिखित वर्षों में किसमें प्रकाशित हुआ। इसमें 4 विकल्प हैं। पहला 1972, दूसरा 1974, तीसरा 1987, चौथा 1993। तो इस 98 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 1987 को आयोग ने सही माना है। इसके बाद 99 नंबर प्रश्न देखिए, पहला मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित वर्षों में किसमें संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित किया गया। इसमें 4 विकल्प हैं। पहला 1988, दूसरा 1989, तीसरा 1990, चौथा 1991। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 1990 को आयोग ने सही माना है। इसके बाद 100 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण बस्तियों का प्रकार नहीं है। इसमें 4 विकल्प हैं। पहला गुच्छित, दूसरा अर्धगुच्छित, तीसरा परिचित, चौथा रैखिक। तो सभी लोग जानते हैं कि परिचित कोई बस्तियों का प्रकार नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आयोग ने सही माना है। इसके बाद 101 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक नगर है। इसमें 4 विकल्प हैं। पहला मदुरै, दूसरा चंडीगढ़, तीसरा दिल्ली, चौथा इलाहाबाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 आयोग ने चंडीगढ़ को सही माना है। इसके बाद 102 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक नगर है। इसमें 4 विकल्प हैं। पहला हुगली, दूसरा अंबाला, तीसरा जैसलमेर, चौथा इम्फाल। तो सभी लोग जानते हैं कि हुगली एक प्रमुख औद्योगिक नगर है, इसलिए आयोग ने 102 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हुगली को सही माना है। इसके बाद 103 नंबर प्रश्न देखिए, पश्चिम बंगाल में निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल एक कृषि वर्ष में 3 बार उपजाया जाता है। इसमें 4 विकल्प हैं। पहला गेहूँ, दूसरा चावल, तीसरा चना, चौथा ज्वार। तो सभी लोग जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में चावल की फसल को एक कृषि वर्ष में 3 बार उपजाया जाता है, यानी 103 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 चावल को आयोग ने सही माना है। इसके बाद 104 नंबर प्रश्न देखिए, कॉफ़ी का उत्पादन मुख्य रूप से निम्नलिखित में से भारत के किस भाग में होता है। इसमें 4 विकल्प हैं। पहला उत्तराखंड का गिरिपथ, दूसरा पश्चिम बंगाल का गिरिपथ, तीसरा नीलगिरी की पहाड़ी, चौथा अरावली की पहाड़ी। तो सभी लोग जानते हैं भारत में कॉफ़ी का उत्पादन नीलगिरी की पहाड़ियों में होता है, यानी 104 का ऑप्शन नंबर 3 नीलगिरी की पहाड़ी आयोग ने सही माना है। इसके बाद 105 नंबर प्रश्न देखिए, हरित क्रांति की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक नहीं है। इसमें 4 विकल्प हैं। पहला सुनिश्चित सिंचाई, दूसरा रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता, तीसरा उच्च उत्पादकता किस्मों के बीच, चौथा सस्ते मजदूर की उपलब्धता। तो इसमें नहीं पूछा है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 सस्ते मजदूर की उपलब्धता आयोग ने सही माना। इसके बाद 106 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में कुल उपयोग योग्य जल संसाधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा दर्शाया जाता है। इसमें 4 विकल्प हैं। पहला 111 घन किलोमीटर, दूसरा 1122 घन किलोमीटर, तीसरा 1233 घन किलोमीटर, चौथा 1344 घन किलोमीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 1122 घन किलोमीटर आयोग ने सही माना है। इसके बाद 107 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित नदी बेसिनों में सबसे दक्षिण में कौन सा स्थित है। 4 विकल्प है। पहला तापी बेसिन, दूसरा गोदावरी बेसिन, तीसरा कावेरी बेसिन, चौथा महानदी बेसिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 कावेरी बेसिन को आयोग ने सही माना है। इसके बाद 108 नंबर प्रश्न देखिए, रालेगान सिद्धि में सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ निम्नलिखित में से किस समूह का गठन किया गया। इसमें 4 विकल्प है। पहला तरुण मंडल, दूसरा वरुण मंडल, तीसरा शरण मंडल, चौथा करण मंडल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 तरुण मंडल को आयोग ने सही माना है। इसके बाद 109 नंबर प्रश्न देखिए, जल क्रांति अभियान के अंतर्गत जलग्राम के
प्रत्येक रूप में जिले से निम्नलिखित में से कितने गांव या गांवों को चुना गया। इसमें 4 विकल्प हैं, पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4। तो इस 109 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 आयोग ने सही माना है। इसके बाद 110 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित तांबे की खदानों में कौन सबसे पश्चिम में स्थित है। तो इसमें 4 विकल्प हैं, पहला बालाघाट, दूसरा सिंहभूम, तीसरा उदयपुर, चौथा हजारीबाग। तो सबसे पश्चिम में पूछा है तो उदयपुर होगा, जो कि राजस्थान में स्थित है। इसलिए 110 नंबर का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 उदयपुर आयोग ने सही माना है। इसके बाद 111 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा वायु प्रदूषण कर रही है। इसमें 4 विकल्प है, पहला पवन, दूसरा पेट्रोलियम, तीसरा ज्वारी, चौथा सौर। तो सभी लोग जानते हैं कि वायु प्रदूषण पेट्रोलियम के द्वारा होता है, यानी 111 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 पेट्रोलियम आयोग ने सही माना है। इसके बाद 112 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में कौन सा ब्रिटिश सहयोग से स्थापित किया गया था। इसमें 4 विकल्प हैं, पहला दुर्गापुर, दूसरा राउरकेला, तीसरा भिलाई, चौथा बोकारो। तो सभी लोग जानते हैं कि ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर की स्थापना की गई थी। इसलिए 112 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 आयोग ने सही माना है। इसके बाद 113 नंबर प्रश्न देखिए, स्थिति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र सबसे उत्तर में स्थित है। इसमें 4 विकल्प हैं, पहला मुंबई पुणे क्षेत्र, दूसरा कोल्लम तिरुवनंतपुरम क्षेत्र, तीसरा गुरुग्राम दिल्ली मेरठ क्षेत्र, चौथा गुजरात क्षेत्र। तो सबसे उत्तर में स्थित दिए गए क्षेत्रों में ऑप्शन नंबर 3 गुरुग्राम दिल्ली मेरठ क्षेत्र है, यानी 113 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 है। इसके बाद 114 नंबर प्रश्न देखिए, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की भरमौर तहसील में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति की बहुलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों। इस प्रश्न का 4 विकल्प, पहला गद्दी, दूसरा भील, तीसरा संथाल, चौथा भूटिया है। तो सही उत्तर इस प्रश्न का गद्दी होगा, और इसके साथ साथ बकरवाल भी पाई जाती है, जो कि भरमौर तहसील में हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में काफ़ी प्रसिद्ध है। 114 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 गद्दी आयोग ने सही माना है। इसके बाद 115 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में वायु यातायात का राष्ट्रीयकरण निम्नलिखित वर्षों में से किसमें हुआ। इसमें 4 विकल्प है, पहला 1947, दूसरा 1951, तीसरा 1953, चौथा 1955। तो सभी लोग जानते हैं कि वायु यातायात का राष्ट्रीयकरण भारत में 1953 में किया गया, यानी 115 का ऑप्शन नंबर 3 आयोग ने सही माना है। इसके बाद 116 नंबर प्रश्न देखिए, विभिन्न समय के लिए 3 चरों वेरिएबल के रुझान का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चित्र में प्रस्तुति सर्वोत्तम है। इसमें 4 विकल्प हैं, पहला दंडारेख, दूसरा रेखा ग्राफ, तीसरा बहुरेखा ग्राफ, चौथा प्रतिशत दंडारेख। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 दंडारेख को आयोग ने सही माना है। इसके बाद 117 नंबर प्रश्न देखिए, जनसंख्या घनत्व के स्थानिक वितरण के अध्ययन के लिए निम्नलिखित विधियों में से कौन सा सबसे उपयुक्त है। इसमें 4 विकल्प है, पहला वर्णमात्री विधि, दूसरा प्रवाह मानचित्र, तीसरा बिंदुकृत विधि, चौथा समान रेखा मानचित्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 बिंदुकृत विधि के द्वारा जनसंख्या घनत्व के स्थानिक वितरण को दर्शाया जाता है, यानी 117 का ऑप्शन नंबर 3 बिंदुकृत विधि आयोग ने सही माना है। इसके बाद 118 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रेस्टर आंकड़ा मॉडल की अच्छाई नहीं है। मित्रों, इस प्रश्न को भी आयोग ने स्टार लगाकर छोड़ दिया है, फाइनल आंसर की आने पर हम आपको बताएंगे। इसके बाद 119 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सूखा का प्रभाव नहीं है। इसमें 4 विकल्प है, पहला फसल विफलता, दूसरा लोगों की समृद्धि, तीसरा भूख और कुपोषण, चौथा आर्थिक कठिनाइयाँ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2
लोगों की सम्मिलित आयोग ने सही माना है। इसके बाद 120 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विश्लेषण सामीप्य विश्लेषण कहलाता है। इसमें 4 विकल्प है। पहला अधिचित्र विश्लेषण, दूसरा बफर प्रचालन, तीसरा परिपथ जाल विश्लेषण, चौथा आंकिक भूभाग मॉडल। तो मित्रों, इस प्रश्न को भी आयोग ने स्टार लगाकर छोड़ा है। बाकी जब इसका फाइनल आंसर की दोबारा जारी किया जाएगा तो हम आपको वीडियो में कमेंट के माध्यम से बताएंगे। तो मित्रों, कैसा लगा आज का सेशन कमेंट करके ज़रूर बताएं। और देखिए 120 प्रश्न KVS PGT जो कि ऑफिशियल एग्ज़ाम अभी हाल ही में आयोजित हुए, उसके प्रश्न अभी हम लोगों ने हल किया। इससे आप लोगों को एक आइडिया लग सकता है कि हाँ, जो 16 से 20 फरवरी के बीच KVS PGT का एग्ज़ाम होगा उसमें भूगोल विषय से प्रश्न किस स्तर से कैसे पूछे जाएंगे। तो मित्रों, कैसा लगा आज का सेशन कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें एवं हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।